नमस्कार, मेरा नाम है अंशु गुप्ता। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. Supported by Mellow Sky Launch, ऋषिकेश। मुझे लगता है कि जो पहली चीज मेरी जिंदगी में हुई थी वो 91 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक था। पहली बार ये देखा कि ट्रकों में किस तरीके से सामान भर के आता है, लोगों पे उछाल दिया जाता है। तो जाहिर बात है कि वो आत्मसम्मान के लिए बहुत ठेस पहुंचाता था। उड़ा दो जिंदगी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ये रियलाइज़ करा कि कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है, कपड़े की वजह से ज़िंदगी चलती है और ज़िंदगी लोग खोते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, जब हम ये कह रहे हैं कि 70% जनता वहाँ पर है, तो जितना काम हम लोग शहरों के लिए करते हैं, जो कुछ हम शहरों के लिए बनाते हैं, उससे तो बहुत कम गाँव को चाहिए। तो वो गाँव में क्यों नहीं होता? आज भी आप देखो स्कूल्स में, यदि आप देखेंगे जो ट्रेनिंग हो रही है, यदि अर्थक्वेक आ जाए तो आप कहाँ छुपे टेबल के नीचे छुपे और डिजास्टर इवॉल्व हो गए हैं। तो आजकल एक नया हैशटैग मार्केट में बड़ा चल रहा है, उसका नाम है हैशटैग गूंजिट। अच्छा। अभी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि भाई गूंज तो कपड़े इकट्ठे करके बांट देता। हम तो करते ही नहीं। हम तो हार्डकोर रूरल डेवलपमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम तो सड़कें बनाते हैं, तालाब खोदते हैं। हमने बार्टर इकोनॉमी की बात की है कि भाई सामान भी एक इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है और सामान और लेबर में एक्सचेंज हो सकता है, सामान और विजडम में एक्सचेंज हो सकता है। तो ये लार्जर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट अ लवली जॉब यू गाइस डू। मतलब जो आप कर रहे हैं ओ रेडियो में, तो अब मैं तो देख रहा हूँ कुछ समय से वो जिस तरीके से आप जितनी गहराई तक पहुँचे हैं, जितनी मस्ती से करते हैं इसको, और जितनी अलग अलग चीज़ें इसमें शामिल करते चले जा रहे हैं, वही जिंदगी है। ओहो रेडियो पर मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, the Health City, Dehradun. Style Partner Capsons, Rajpur Road, Jharkhand, Dehradun. Banking Partner Union Bank of India. Execution Partner Creative Minds. मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज के 90 एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जो अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं अर्बन और रूरल एरियाज की इनइक्वालिटी के ऊपर। 25 साल की छोटी सी उम्र में जहां लोग अच्छी पढ़ाई के बाद विदेशों में सेटल होने का सोचते हैं, इन्होंने रास्ता चुना सोशल सर्विस का। रूरल अपलिफ्टमेंट, डिजास्टर रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, इन सब पर काम करती है इनकी संस्था गूंज। मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित अंशु गुप्ता हमारे आज के एपिसोड के मेहमान। आइए जानेंगे इनसे कि क्यों कहते हैं ये उड़ा दो जिंदगी। हर बुधवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज में आप अब तक कई लोगों से मिले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे लोगों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उनकी जर्नी, उनके बारे में, उनके काम के बारे में और वो किस तरह से सोचते हैं उसको लेके ये पूरा का पूरा शो है। और आज जैसा कि प्रोमो में आप जान चुके हैं, गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो। और जैसा मैं जान पा रहा हूँ 99 में शुरुआत हुई तो तकरीबन 24-25 साल हो चुके हैं और आपकी उम्र के हिसाब से मैं गेस कर रहा हूँ कि लगभग तब आपकी उम्र इतनी ही रही होगी जब आपने गूंज शुरू किया था। अच्छा है यदि आप ये गेस कर रहे हैं, बट मैं अभी हाँ लगभग उतना ही था। 28 कम बाकी कितना ज्यादा या दो एक साल का फर्क है, 27-28 साल का था। ओके। तो लगभग जब उस टाइम पे 25, 26, 27, 28 में होते हैं तो सबकी इच्छाएं ऐसी होती हैं कि ठीक है थोड़ा सा अब्रॉड घूमा जाए, बड़ी कंपनियों में काम करा जाए, थोड़े पैसे बनाए जाएं। और ये वाले जो आइडियाज़ होते हैं स्पेशली सोशल वर्क वाले, ये तो रिटायरमेंट के बाद के प्लान होते हैं। तो ये पहले कैसे हो गया? मतलब देखिए, मैं तो इसमें मुझे नहीं पता था कि मैं सोशल वर्क करने वाला हूँ या इसको सोशल वर्क कहते हैं जी। मुझे लगता है लाइफ में अपनी अपनी कॉलिंग है। आप मेरी भी शुरुआत मैं एक इंजीनियर्स के ख़ानदान से आता हूँ, हार्डकोर इंजीनियर्स। और यहीं IIT रुड़की के बहुत सारे लोग हैं हमारे परिवार में। और उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, तो मैंने जर्नलिज्म किया, वो बिल्कुल अलग फील्ड था यदि आप देखें। और फिर उसके बाद मुझे लगता है अपनी अपनी कॉलिंग है, क्योंकि आप जर्नलिज्म कर रहे थे, आपका कुछ चीज़ों से सामना हुआ और बाद में आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम है और आपको लगा कि उसका सोल्यूशन आपके पास है। ये नहीं पता कि वो सोल्यूशन है कि नहीं है, बट आपको लगा, तो तब कहीं जाके वो शुरू हो गया। टू बी ऑनेस्ट 98 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी और गूंज नाम का कुछ शुरू किया था,
99 तक हमको ये भी नहीं पता था कि इसको रजिस्टर कराते हैं, इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन 99 का है और हम तब से ही अपनी उम्र गिनते हैं गूंज की। तो ये बस हो गया। हाँ, ये जरूर था कि कुछ टफ फैसले होते हैं इसमें, मतलब मिसाल के तौर पर ये फैसला करना कि आगे आपको जॉब नहीं लेना, छोड़ना एक बात है, बट फैसला ये है कि आगे जॉब नहीं लेना। ये सोचना कि हम लोग मैं और मीनाक्षी, हम दो लोग थे, मीनाक्षी ने उस समय बीबीसी ज्वाइन किया था, हम दोनों बैचमेट हैं आईएमसी के, और तो ये था कि भाई चलिए हम दोनों में से एक की सैलरी से घर चलेगा, या ये सोचना कि यदि हम ये 3 बेडरूम में नहीं रह पाए तो 2 बेडरूम में चले जाएंगे, वापस स्कूटर पे चले जाएंगे। वो सब फैसले थे और वो इंटरेस्टिंग फैसले थे, और बिना ये जाने कि इसका पास्ट क्या है या कौन से ऐसे लोग ये सब काम कर चुके हैं, क्योंकि हमारा तो कोई इत्तेफाक ही नहीं था इन सब चीज़ों से, ना हमें इस सब की कोई जानकारी थी, और वो तो गूगल एरा भी नहीं थी जिसमें हर चीज़ आपको लगता है कि आपको आपके सामने है दैट वे। तो बस ये हो गया, और फिर इसमें मज़ा आने लगा। और फिर क्योंकि आपने अपने को क्योंकि शुरू में बहुत रिजेक्शन था एक चीज़ का, और आपको कुछ पता नहीं था, तो वो जर्नी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही और बिल्कुल नई रही। उसका आनंद कुछ और है जब आप अपने हाथों से किसी चीज़ को बनाते हो और हर रोज़ कुछ नया सीखते हो। यह हर रिजेक्शन आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाता है, तो वो फिर आपका जुनून बढ़ता जाता है। तो बस मुझे लगता है ये ऐसे ही हो गया। जी, मैंने सुना था, पढ़ा था, और शायद एक दफ़ा आप ही ने कहीं बताया था कि वो जो रिक्शे वाली स्टोरी है जिसमें लिखा था लावारिस लाश वाली बात, और एक छोटी बच्ची जो जिसको ठंड लगती है और वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसके पास में इसलिए रुकती है ताकि गर्म महसूस हो, ये एक्चुअल में गूंज वहीं से शुरू होता है या ये उसके बाद हुआ था? नहीं, देखिए मुझे लगता है हर चीज़ का कोई ना कोई इतिहास तो होता है, जी। और वो जब आप कोई चीज़ हो जाती है तो और ढूंढने लगते हैं आप। हाँ। बट मुझे लगता है कि जो पहली चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई थी वो 91 का उत्तरकाशी अर्थक्वेक था। अच्छा। और मैं उस समय वो 20 साल का आईएमसी कर रहा था, और ऐसे ही यहाँ आया था, देहरादून में था उस समय, आया हुआ था, और फिर आगे क्लासेस बंक की मैं उत्तरकाशी पहुँचा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ढंग से गाँव को देखा। उसके अलावा चक्राता बनबसा में पले बड़े हैं हम लोग, चक्राता बनबसा ये सब उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में तो देखा होगा, बट कभी सोचे कि वहाँ से निकल गए, या कभी ताजी मूली का मन हुआ तो चले गए, जैसे यंग बच्चे होते हैं तो वो हरकतें हम करते होंगे। बट मैंने ज़िंदगी में पहली बार ढंग से गाँव देखे, पहली बार ज़िंदगी में डिज़ास्टर देखा, पहली बार कोई रिलीफ ऑपरेशन होते हुए देखा, पहली बार ये देखा कि ट्रकों में किस तरीके से सामान भर के आता है, और ख़ास तौर पे कपड़ा लोगों पे उछाल दिया जाता है। तो जब हम सुबह 5-7 बजे, जब 6-7-8 बजे जब चाय की 1-2 दुकानें जो बची होती थी उसमें सब इकट्ठा होते थे, तो मुझे अभी तक याद है कि कैसे 2 चीज़ें डिस्कस होती थी। एक तो ये कि कितने और झटके आए रात को, और दूसरा ये कि जो सामान आ रहा है उससे सम्मान को कितनी ठेस पहुंची है। वो मेरे लिए कुछ नया था देखने वाला, क्योंकि मैंने देखा था कि कितनी बेकदरी से सामान आता है और कपड़े ऐसे उछाले जाते हैं लोगों के ऊपर, और बहुत ऊंचे माथे वाले लोग हैं इस देश के, गांव के लोग पूरे देश में ही, और उनको यदि किसी का पुराना सामान इस तरीके से दिया जाए तो जाहिर बात है कि वो आत्मसम्मान के लिए बहुत ठेस पहुंचाता था। इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरी कुछ भी, ये मैं बड़े बड़े शब्द आज इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये ज़रूर लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है और ये तरीका गलत है। अब इसका क्या सही तरीका है ये सब तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि पहला एक्सपोजर है, कुछ आपको इसके आगे पीछे कुछ नहीं मालूम है। बट आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे नींव वहाँ नज़र आती है। दूसरा, मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई थी, बहुत ऊपर हम कहीं चले गए थे, और वहाँ पर एक जो उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी, और ये जैकेट जो है वो जूट की बोरी की बनी हुई थी, और उसमें बहुत सारे पैचेस थे, और वो हाथ में उनके कोई चिट थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शायद दिया होगा, और वो बार बार एक बात मुझसे बोल रहे थे कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो मैं मर जाऊँगा, या मुझे कंबल दे दो मैं मर जाऊँगा। तो उन्होंने, क्योंकि फैमिली के कई लोग खो दिए थे, तो थोड़े से मतलब वो मानसिक रूप से परेशान भी थे, और वो बार बार ये बोले जा रहे थे, और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास में पलते बढ़ते हो तो
बहुत ठंड लगती है तो रजाई के ऊपर ब्लैंकेट तो है आपके ऊपर, है ना, और आप चार दीवारी में हो। फिर हुआ यह कि 5-6 बजे जब थोड़ा पहाड़ों में तो दिन छोटे होते हैं, तो फिर मुझे लगा यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मैं तो ऐसे ही उठ के आ गया था, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो फिर एक कहीं घूमते घामते एक कोई कैंप लगा था, उसमें जगह मिली, उसमें बहुत सारे उन्होंने कहा कि भाई आप ये कंबल का ढेर है, आपको जितने लेने लीजिए और सोइए। यार वो रात थी, मतलब मुझे पता लगा ठंड क्या होती है। और फिर उसके बाद तो बहुत रातें काटी वहाँ पर, ओढ़ने पहनने का मेरे पास सब कुछ था, पर रात को आपको एहसास होता था ठंड क्या होती है। तो एक तो वहाँ से कपड़े की इम्पोर्टेंस और लोगों के आत्मसम्मान, सम्मान, पुराना सम्मान, ये इसकी नींव पड़ी। फिर उसी साल में ये हबीब भाई से मुलाकात हो गई दिल्ली में, जो डेड बॉडीज़ उठाते थे, और हर एक डेड बॉडी उठाने का उनको 20 रुपये 2 मीटर कपड़ा मिलता था। और मेरे लिए तो वो एक अच्छी, सिर्फ मैं तो एक पिक्चर खींचने के लिए गया था, मतलब मुझे तो एक ठेले में कुछ दिखा था, मुझे लगा ये पिक्चर अच्छी है, क्योंकि आमना जी बैठी थी, उनकी वाइफ कलरफुल कपड़ों में, मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी स्टोरी है। वो तो जब ठेले पे लिखा देखा दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला, तब मुझे लगा ये क्या है। फिर उनका पीछा किया, फिर उनकी पूरी कहानी समझी। फिर जब हबीब भाई ने कहा कि जाड़ों में उनका धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं, फिर ये रियलाइजेशन कि जाड़ों में 24 घंटे में वो 10 से 12 लाशें उठाते थे और गर्मी में 4 से 5। और कई साल तक मैं सोचता रहा कि भाई लोग ठंड से मरते हैं, जो सभी लोग सोचते हैं इस स्टोरी को सुनने के बाद। फिर आपको एहसास होता है कुछ और समय के बाद, ये सब मतलब आपका एक प्रोसेस है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, बट क्योंकि वो दिमाग में लग चुकी है बात, तो आप सोचते हैं उसके बारे में। फिर ये एहसास हुआ कि यार यदि ठंड मारती तो मैं कैसे जिंदा हूँ। मैं अपने स्कूटर पे 60-70 की स्पीड पे रात को 10 बजे जिंदा हूँ, कोई बैठा बैठा मर गया, तो ये तो ठंड नहीं है, तो कपड़े की कमी है। मेरे पास तो सिर्फ वही एक्स्ट्रा है। तो ये कपड़े की दूसरी लेयर आ गई लाइफ में। फिर उनकी बेटी, वो 4-5 साल की छोटी सी बच्ची, जिसने ये कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। फिर कहती है लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तब ये आपको समझ नहीं आया ये क्या हुआ, क्योंकि आप तो अच्छे भले अर्बन एजुकेटेड इंसान हो, और अर्बन एजुकेशन तो आपको ये बता रही है कि लाशें ठंडी होती हैं, क्योंकि आप तो कंपल्शन और ये सब समझ ही नहीं रहे। तो मैं भी डिनाइल के मोड में था, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसे कोई थोड़ी होता है। बट अब मैं तो उस फैमिली के साथ इतना समय बिताया, मैं तो नाश्ता उनके साथ करता था सुबह सुबह, बैठी मेरी वहीं होती थी। वो चाय में फ़ैन जो हम ये यूपी उत्तराखंड वाले बहुत जिनके शौकीन होते हैं, वो वहीं होता था मेरा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो यही सच्चाई है। और वो जो कहती है कि लाश करवट नहीं बदलती, ये तो हमने बाद में देखा वो क्या कहना चाह रही थी कि भाई कैसे आज भी दुनिया के तमाम हिस्सों में, क्योंकि कपड़ा एक मुद्दा नहीं है, आप 3 बेसिक नीड कहते हो, रोटी कपड़ा मकान, बट कपड़ा एक मुद्दा नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक एक कंबल में 4-4 5-5 लोग घुसते हो, और रात को वो जो कहती है करवट नहीं बदलती, लाश तंग नहीं करती, वो अब रिलेट होता है। बट ये सब वक्त के साथ समझा, और आज भी सीख ही रहे हैं, और आज भी हर रोज उसकी एक नई परत खुलती है। और जिस समय पे हम ये बात कर रहे हैं, सर्दियों का समय है, और उड़ा दो जिंदगी, इसकी शुरुआत कब हुई इस कैंपेन की, और कैसे आगे बढ़ रहा है ये? उड़ा दो जिंदगी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ये रियलाइज़ करा कि कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है, कपड़े की वजह से ज़िंदगी चलती है, और ज़िंदगी लोग खोते हैं कपड़े की वजह से। ये तो हबीब भाई की स्टोरी से लेके और बहुत आगे तक, अभी भी जब आप रिसेंट जो सब कुछ हो रहा है, आपने अभी यूक्रेन का क्राइसिस देखा, अफ़गानिस्तान का देखा, अब इज़राइल और इसका चल रहा है, और आपको पता है कि उसमें जो एक्सट्रीम वेदर की बातें होती हैं, उसमें भी बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि विंटर्स में लोग कैसे रहेंगे। तो इसलिए हमको लगा कि ये तो ज़िंदगी उड़ाने का मामला है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है गूंज का, वो चैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, और वो जबकि कपड़े तक सीमित नहीं है, कपड़ा एक उसका बेसिक पार्ट है। क्योंकि हमने तो ये कहा था कि चैरिटी लोगों की डिग्निटी और आत्मसम्मान को मारती है, तो उसका कोई और तरीका होना चाहिए। और डिग्निटी या आत्मसम्मान तो ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी को दे सकते हैं। हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम किसी को डिग्निटी दे रहे हैं। डिग्निटी आत्मसम्मान के साथ तो हम सब पैदा होते हैं, हाँ? और चाहे हम किसी भी जाति, धर्म,
काले गोरे, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, जैसे मर्जी पैदा हो जाए हम, आर्थिक रूप से ऊंचे नीचे, हम उसके साथ पैदा होते हैं। समाज या तो डिग्निटी को चैलेंज करता है और या डिग्निटी को बचाए रखता है और इज्जत देता है। तो हम दूसरे वाले पार्ट में हैं। हम ये कहते हैं कि यदि ये जो पूरा शहरों का सारा सामान है, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर से लेके डोर, विंडो, कारपेट, दुनिया की हर एक चीज़ जिसकी ज़िंदगी बची हुई है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ये कहते हैं कि जैसे इंसान यदि वक्त से पहले चला जाए तो हम इतना मातम मनाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो निर्जीव है वो क्यों लैंडफिल में चला जाता है, उसकी आप आधी मौत क्यों दे देते हैं? माना ये कुर्ता आज मैंने पहन लिया, मुझे अब कुछ टाइम बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी तो बची हुई है। ये अभी मरने लायक नहीं हुआ है, इसकी ज़िंदगी बची है। मेरे लिए इसकी यूटिलिटी नहीं है क्योंकि मैं शायद और ले सकता हूँ, या मेरा मन भर गया है, कुछ हुआ मेरे साथ, मेरे पास और एक्सेस है, लेकिन इसकी ज़िंदगी बची है। तो ये यदि अपने हाथ बदल लेता है या तन बदल लेता है तो ये जिएगा। तो हर चीज़ में ज़िंदगी का मामला है, ये सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का मामला नहीं है। हम तो सामान की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं थोड़ा सा ज़िंदगी में। और विंटर में उसको ख़ास तौर पे एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि विंटर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम लोग शायद बेहतर, हमें एहसास हो पाता है ठंड का, तो हम शायद बेहतर रिलेट कर पाते हैं। और हर एक गर्म कपड़ा, हर एक छोटा सा एफर्ट ना सिर्फ सामान की ज़िंदगी बचाता है, वो इंसान को भी बचाता है। हम लोग बहुत समय से ये सुनते आए, समाज से लेके संसद तक की बात हुई कि भारत गांव का देश है। और आपने कहा कि ग्राम स्वाभिमान का जब आप कैंपेन चलाते हैं या उसका जिक्र करते हैं, उसके मायने आपके लिए क्या हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक तरफ चाहते न चाहते ज़रूरत और इच्छा के तले आदमी गांव से शहरों की तरफ और बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहा है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए गांव में फार्म हाउस बना रहा है। तो स्वाभिमान कहीं भटक जाता है। तो आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं? देखिए, जब हम इस देश की बात करते हैं, ये और भी जगह सच है, ये इस खाली देश की कहानी नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम ये मानते तो हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, लेकिन हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, जब हम ये कह रहे हैं कि 70% जनता वहाँ पर है, तो जितना काम हम लोग शहरों के लिए करते हैं, जो कुछ हम शहरों के लिए बनाते हैं, उससे तो बहुत कम गाँव को चाहिए। तो वो गाँव में क्यों नहीं होता, है ना? अब जैसे आप, और 2020-2021 इस सब का बिल्कुल सच्चा सबूत था, जब आपने कोविड के बाद जितने भी लोग आपने चलते हुए देखे, है ना, वो छोटे से बड़े में नहीं जा रहे थे, वो शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो आपको अपनी रूट याद आती है, क्योंकि रूट सबसे मजबूत होती है, रूट आपको सहेज के रखती है। तो इसलिए लोग वापस जा रहे थे। तो ये इस बात का सबूत था कि हमने इस देश के गाँव को इग्नोर किया और हमने बहुत सारे लोगों को फोर्स किया माइग्रेशन के लिए। तो जैसे मैं माइग्रेटेड हूँ, मैं भी तो यहीं से गया था, देहरादून से, लेकिन मेरा माइग्रेशन बाय चॉइस था, मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने माइग्रेट किया। लेकिन आप इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को देखे होंगे तो वो, उनका माइग्रेशन बाय चॉइस नहीं है, वो बाय कंपल्शन है, वो मजबूरी में जाते हैं। इसको रोका जा सकता है। और कोई भी काम जब आप कंपल्शन में कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी आपके अभिमान, स्वाभिमान, हर चीज़ को ही ठेस पहुंचाता है, क्योंकि वो तो फिर आप अपने सर्वाइवल के लिए जा रहे हैं, आप ग्रोथ के लिए नहीं जा रहे। हम लोग ग्रोथ के लिए गए थे। ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पे, हम चाहते तो हम यहाँ PhD करके अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकते थे, जो हम अभी तक वहाँ नहीं लगा पाए। और अब भी वापस आने की कोशिश करते ही हैं। और अब भी मतलब मुझे तो सच बात यह है कि जब, ऐसा नहीं, जब भी आप बहुत विचलित होते हो तो आपको ये जगह ही याद आती है। सच बात यह है काव्या कि ये बड़ा अच्छा मौका है इस समय, क्योंकि मैं बहुत अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से वो पूरा इज़राइल और फ़लस्तीन वाले से अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि होता क्या है, ये किस तरह से होता है, इतना बड़ा हादसा, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे, आप सडनली आप कहीं पे भी शरणार्थी बन जाते हैं, किसी दूसरे देश की ओर ताकने लगते हैं। अपना जो आपने 3 पीढ़ी से जोड़ा होगा दिन रात मेहनत करके, आप कैसे सड़क पे आ जाते हैं।
तो मतलब मुझे तो सुकून की ज़रूरत थी, तो शायद ये एक छोटा सा 2-4 घंटे का सफ़र ही सुकून दे कहीं ना कहीं। बट स्वाभिमान एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कहा कि वो हमारे पास है, हमारे अंदर है, उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। और जो ग्राम स्वाभिमान का पूरा जो थॉट है वो ये है कि अब लोगों को अपने बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। आ, कोई भी इस देश का, गांव का इंसान अपने को गरीब क्यों समझता है? वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है लेकिन वो गरीब नहीं है। गरीबी का आर्थिक रूप सिर्फ एक हिस्सा है। हम बहुत सारे तरीक़ों से गरीब हो सकते हैं ना। मैं तैरने में गरीब हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ने में गरीब हूँ, मैं अच्छा डांस करने में गरीब हूँ, मैं गा नहीं सकता तो गरीब हूँ। यदि गरीबी की बात की जाए, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, ट्रैक्टर नहीं चला सकता, मैं खाना खा सकता हूँ, खेती नहीं कर सकता। तो मेरी भी बहुत सारे तरीक़ों की गरीबी हैं। बट क्योंकि जरा सा आप आर्थिक रूप से ठीक हो जाते हैं तो आप उन सबको ढक देते हैं। और जो पूरे गांव के गांव हैं जो इस देश को चलाते हैं, तो आज मैं और आप कैसे बैठे हैं यहाँ पे बताइए? इस देश के किसान नहीं तो पाला है मैं। हम वापस 10 किलो चावल उनको कोविड में जाके देते हैं रिलीफ में और कहते हैं आप बेनिफिशरी, आप लाभार्थी हैं। और हम तो जिंदगी भर आपके लाभार्थी हैं। आप तो हमारा पेट भर रहे हैं। आप तो जब लॉकडाउन था तब आप ही तो थे जिसकी वजह से हम जिंदा रहे। खाली डॉक्टरों की वजह से थोड़ी जिंदा रहे, बहुत सारे लोगों को तो मेडिकल की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट खाने की तो सबको जरूरत थी। तो बस ये हम थोड़ा सा सोच बदलने का काम कर रहे हैं उसमें कि भाई बुनियादी सोच जब हमारी अपने बारे में बदलेगी तो हम बहुत सारी चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे। और हम वो बेचारा बेसहारा ना तो खुद को समझेंगे और ना किसी को अपने को बोलने देंगे। क्यों हम थोड़ी मांगने जाते हैं किसी से। हाँ, गूंज के काम को ही मैं अक्सर देखता हूँ, मैं टीम से हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई हमारे पास कौन आया? हमारे पास कोई नहीं आता, हम जाते हैं, हमारा कीड़ा है ये। तो आपको तो हर एक इंसान को शुक्रिया बोलना पड़ेगा कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी में जगह दी, अपना गांव हमारे लिए खोला, अपनी ज़िंदगी हमारे लिए खोली, अपने इश्यूज हमको बता रहे हैं, हमको काम करने का मौका दे रहे हैं। तो ये कहानी अलग है। ये वो डोनर बेनिफिशियरी वाली कहानी नहीं है। तो आज क्योंकि मेरे तो और भी कई सवाल हैं आपसे पूछूंगा, और ये बड़ा कमाल का इत्तेफाक हुआ कि आपके गूंज की टीम को हमने ऑडियंस के तौर पे यहाँ पे, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करते हैं, मैं पूछ रहा था, बोले कि सर अब बहुत बिजी हो गए हैं, हमारी भी मुलाकात 1-2 साल में हो पाती है। तो मैंने कहा कि आज ये अच्छा संयोग हो गया कि आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। तो कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कौन है सबसे पहले? माइक एक बार पहुँचा दीजिए रवि सर। जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएं आती रहती है, उसी तरीके से देश के अन्य हिस्से भी हैं जहाँ पे बहुत सारी आपदाएं आती हैं। तो वहाँ पे गूंज क्या भूमिका निभाता है और कैसे भूमिका निभाता है सर? देखो यार, जब शुरुआत थी तो हमारा बुनियाद इस बात की ये थी कि भाई हम किसी भी आपदा की या डिज़ास्टर की क्यों वेट करते हैं। हमें खुद ये समझना चाहिए कि जो आर्थिक इश्यूज हैं वो अपने आप में एक सबसे बड़ी आपदा है। तो कायदे में तो हमें किसी अर्थक्वेक और फ्लड की वेट नहीं करनी चाहिए लोगों के साथ खड़ा होने के लिए। ये बुनियादी थॉट था 1998 का जब ये सब शुरू हुआ था। बट धीरे धीरे फिर आपने देखा कि नहीं, जब डिज़ास्टर्स होते हैं तो उसका असर बहुत एक अलग लेवल पे होता है। एक डिज़ास्टर कई पीढ़ियों का आपका जो पूरी मेहनत है उसको ख़त्म कर देता है। मतलब आप यदि कोविड को देखेंगे तो आज हज़ारों लाखों बच्चे जो स्कूल से निकल गए हैं, अब उनके माँ बाप के पास, परिवारों के पास ज़मीनें नहीं हैं दोबारा बेचने के लिए कि वो वापस ले जाके उनको स्कूल में कर दें। ना अब उनके पास इतना दमखम है कि मतलब आज से 20 साल पहले जिस उम्र में थे तो वो जा सकते थे शहरों में और दोबारा से ज़िंदगी नई बसा सकते थे। बट आज की डेट में उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि दोबारा से वो स्ट्रगल करके ज़ीरो से और फिर एक पूरा सब कुछ खड़ा करें। तो इसलिए हमें लगा कि चाहे वो ह्यूमन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, कैसा भी डिज़ास्टर हो, उसमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और एक जो पूरे वर्ल्ड वाइड होता है डिज़ास्टर में, ये होता है कि यदि आपने इमीडिएटली आप लोगों के साथ खड़े नहीं हुए तो बहुत सारे लोग जिंदा तो रहेंगे लेकिन वो ज़िंदगी भर उधार के साइकिल में डूब जाएंगे और वो कभी उससे निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि डिज़ास्टर हम लोगों की ज़िंदगी में हमें एक मौका देता है कुछ अच्छा और बेहतर करने का और देश को और बेहतर समझने का। मतलब यदि मैं अपना बोलूँ काव्या, तो 2013 में जब ये उत्तराखंड का पूरा हुआ था, मैं यहाँ था 1.5-2 महीने
एक ही बार में रहा था, ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया था हम लोगों ने जब ऋषिकेश में पूरा सेंटर शुरू किया था, और उसके बाद फिर हम गुप्तकाशी में किया, गंगोरी में किया, उत्तरकाशी में, मुंशियारी में किया, बहुत सारे हमने सेटअप से स्टार्ट किए। वो जो 2 महीने थे और उसके बाद का अब तक का समय, मैंने जितना उत्तराखंड को और यहाँ के लोगों को जाना, उससे पहले मैंने कभी समझा नहीं था इतना, या जिस नीड को हमने समझा, और हमें लगा कि हम जो रोल प्ले कर सकते हैं वो रोल सब, तो वही वजह है कि आज तक आप वहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं डिज़ास्टर को कभी भी ऐसा नहीं मानता गूंज के रोल लिए कि आप जाएंगे, रिलीफ ऑपरेशन नाम का कुछ करेंगे और वापस आ जाएंगे। वो भी ज़रूरी है, बट मैंने और गूंज ने हमेशा इस तरह से देखा है कि यदि हम किसी डिज़ास्टर में गए हैं क्योंकि हमने कम्युनिटी से रिश्ते बिल्ड किए हैं, क्योंकि कम्युनिटी का हम पर विश्वास है, हमारी उस एरिया के बारे में नॉलेज बढ़ी है, तो ये हमारे पास मौका है कि हम उस जगह पर रहें, और हम उस जगह पर रहें और जमकर और गहराई से काम करें। ये जो गार्ड करके है गूंज अलायंस फॉर क्या है? गूंज अलायंस फॉर रैपिड रिस्पॉन्स इन डिजास्टर, ओके, ऑन डिजास्टर, ये सेम काम होता ये है थोड़ा सा बड़ा लेवल का है। मतलब इसको हम ये सोच रहे हैं कि देखिए, हमको मालूम है कि डिजास्टर्स होते हैं। हाँ हाँ, अब अभी क्या होता है कि जब डिजास्टर हो जाता है उसके बाद लोग सपोर्ट जुटाना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं, कि भाई सामान भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कनेक्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमें लगा कि क्या हम इस देश में, और हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, क्या एक ऐसा अलायंस क्रिएट किया जा सकता है, एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा काम करने का तरीका क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर ये कहे कि साहब यदि डिज़ास्टर होगा और गूंज बटन दबाएगा, गूंज कहेगा, तो ये हमारे 25 ट्रक जो हैं 1 हफ्ते के लिए आपके लिए हैं, वो हम प्रायोरिटी पे निकाल के देंगे। कोई एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो ये कहती है कि साहब 2 ट्रक बिस्किट हम इमीडिएटली फ्री करेंगे, क्योंकि वो जो पहले 15-20 दिन, 1 महीना होता है, हाँ, वो सबसे क्रूशल होता है। एक लेवल के बाद आपको 10 दिन के बाद, डिजास्टर में हमने यहाँ भी देखा, आपको 10 दिन के बाद आप बिस्किट देखना भी नहीं चाहते। जिस दिन आपका अपना दाल भात रेडी हो जाएगा, कच्चा पक्का जैसा भी, आप बिस्किट देखना भी नहीं चाहेंगे। तो ये बस ये शुरुआती दौर की कुछ चीज़ें हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिहेबिलिटेशन सब कुछ है। तो उसमें आप एसोसिएट्स बना रहे हैं, कोलैबोरेटिव काम हो रहा है, एसोसिएट्स बना रहे हैं, और उसको हम ये भी कर रहे हैं, जैसे उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को जोड़ रहे हैं कि आज भी आप देखो स्कूल्स में, यदि आप देखेंगे तो आज भी डिजास्टर के नाम पे जो ट्रेनिंग हो रही है वो लार्जली अर्थक्वेक की हो रही है। कि यदि अर्थक्वेक आ जाए तो आप कहाँ छुपे टेबल के नीचे छुपे। और डिजास्टर इवॉल्व हो गए हैं, सुनामी से लेके किस कोविड तक किस तरह के डिजास्टर आ गए। आप स्कूलों में सिर्फ ये नहीं बता सकते कि आप टेबल के नीचे आ जाए। और आजकल वो मतलब वो फाइबर के आपके दरवाजे हैं ज्यादातर जगह पे, वो सॉलिड वुड तो है नहीं। अब आप यदि किसी को कहोगे चौखट के नीचे खड़े हो जाए तो और सबसे मतलब खतरनाक जगह है वो, बट वो चीज़ इवॉल्व नहीं हुई है। तो बस हम ये कर रहे हैं कि भाई रेगुलर उसके बारे में बात हो, डिजास्टर इन कॉलेजेस में, स्कूल में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए। ये सब गार्ड के थ्रू कर रहे हैं। और भी हैं आपकी टीम से सवाल पूछने के लिए? जी प्लीज सर। जिस प्रकार से आपने अच्छी शिक्षा दीक्षा ली है, उस प्रकार से सर आप एक अच्छी जॉब कर सकते थे। आपने समाज सेवा ही या फिर गुण की स्थापना ही क्यों की? तो मैं तो जितनी अच्छी जॉब कर सकता था उससे ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहा हूँ। ये आपको कैसा लगता है? और ये समाज सेवा क्या होता है भाई? मतलब हम लोगों को यही कहते हैं कि मैं तो कभी ये मानता ही नहीं कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ। सच बात यह है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। आपको चैन की नींद आती है, और ये सच है, ये बिल्कुल सच है, हमारे लिए भी सच है कि जिस दिन हमें इस काम में मज़ा आना बंद हो जाएगा, करेंगे हम तब भी, क्योंकि आज ये कोई 1000-1500 लोगों का परिवार है, पूरे देश में काम चल रहा है, लेकिन वो 5:30 बजे घड़ी देखना शुरू कर देंगे। फिर वो एक नौकरी बन के रह जाएगी। आज हम 24 घंटे मज़ा आता है क्योंकि हम इसलिए लगे हैं, हमको सुकून होता है, हमको इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इतने देश के बाहर के इतने सारे हिस्सों में जाने का मौका मिलता है। हमारी डिज़ास्टर की कोई एजुकेशन नहीं है, हमने आज तक डिज़ास्टर पे कोई पढ़ाई नहीं करी थी। हमें पता भी नहीं था, जब हम पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेड कर रहे थे, तब पता भी नहीं था कि भाई डिज़ास्टर नाम की इतनी बड़ा सब्जेक्ट होता है। आज हम उसकी जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, और प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, और हर रोज़ सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ज़िंदगी में ही आपको कुछ अच्छा करने, रोज़ सीखने का जब मौका मिलेगा, और इतने सारे नए लोगों के साथ जुड़ने का, मिलने का मौका मिलेगा, और फिर अपनी दुकान चलाने का मौका मिलेगा जो हम चला रहे हैं,
अपने मोहल्ले में, तो फिर उससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? और अल्टीमेटली देखिए, आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो लोग जितना मर्जी बोलते रहे, हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं, उनके पास होगा 4 या 5 होंगे डिफरेंट क्लब के कार्ड होंगे उनके वॉलेट में, बड़े बड़े इलीट क्लब के कार्ड होंगे, हमने नहीं लिया होगा कोई। बट हम में और उनमें फ़र्क कुछ नहीं है, क्योंकि ना उनके पास समय है उन क्लब्स में जाने का और ना हमारे पास है समय क्लब्स में जाने का। सीधी सी बात है। मतलब लाइफ में सक्सेसफुल तो वही लोग हो पा रहे हैं जो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो लगे रहते हैं उसमें। आप भी यदि ये सोचना शुरू कर दें कल से कि भाई मैं तो 10 to 5 करूँगा, तो बस 10 to 5 होगा, बट जितना उसका पोटेंशियल है वो थोड़ी आप अचीव कर पाएंगे। तो ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, और इसमें जो बीच में लोग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे होता जा रहा है, वो एक यात्रा है। ये तो मैं तो गूंज को कभी अपना डेस्टिनेशन भी नहीं मानता, मैं तो इसको जर्नी मान के चलता हूँ। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि अभी तो बहुत सारी इसीलिए सब चीज़ें, ग्राम स्वाभिमान और कई चीज़ें, वो 4-5 जर्नी इकट्ठी चल रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें खाली मज़ा नहीं आ रहा, बट आपको लगता है कि आपने जो सीखा है अब उसका एक अलग लेवल पे यूज़ होना चाहिए। आमतौर पे जिस तरह की सोसाइटी या समय में हम चल रहे हैं, तो हमें हर चीज़ लेने में मज़ा आता है, देने में मज़ा आता है दान उत्सव में। तो ये कैसे देख रहे हैं दान उत्सव? तो उसकी जो कल्पना हुई थी कुछ लोगों की, वो ये था कि भाई जब भी हम बात करते हैं, मतलब सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इस सब से लेके करते हैं, बट हम सभी लोग कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं। और वो शेयर करने वाला सिर्फ एक कोई आपको लगता है जिसका अपना फ्लैट होगा या जिसके पास गाड़ी होगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। मतलब मुझे याद है 99 में जब हम तो बिल्कुल नए नए थे इसमें, मुझे अभी तक याद है उड़ीसा साइक्लोन में हम सरिता विहार में दिल्ली में एक हमारा कैंप लगा हुआ था, सेंटर था, 4 दिन के लिए लगा था वो, और एक महिला दूर खड़ी हुई थी और ऐसे मुट्ठी बंद थी। तो वो वहाँ से मुझसे बोलती है कि भैया मैं कुछ लाई हूँ। मतलब वो पहले तो आ नहीं रही थी, फिर मैंने उनको वहाँ देखा, मैंने कहा क्या हुआ, आप आइए, क्या बात है। तो मैं गया, पूछा उनसे, तो बोले भैया आप मुझसे भी लेंगे कुछ। मैंने कहा मतलब क्या, आप क्या करना चाह रही हैं? तो ऐसे उन्होंने हाथ खोला, और आप सोचिए 99 में उस महिला ने 250 रुपये थे उसके पास, और वो उस कॉलोनी में मालिश करने का काम करती थी, बेबी के बर्थ के बाद वो जो भी होता है उसके काम करती थी, और वो महिला 250 रुपये दे के गई। मतलब मुझे लगता है गूंज का 25 साल की जर्नी का आज तक का वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। वो सोच और उस कैंप में आना, और उड़ीसा से आपका दूर दूर का रिश्ता नहीं है, वो उड़ीसा से भी नहीं थी कि कहीं आपका बड़ा कोई इमोशनल लगाव हो, अभी वैसा भी नहीं था, बट एक इंसानियत से इमोशनल लगाव था। आपने एक डिजास्टर देखा था, उसकी पिक्चर देखी होंगी कहीं टीवी पे, उस समय तो ये सब इतना होता भी नहीं था, यूट्यूब और इंटरनेट वगैरह, वो कहीं देखा होगा, और तब आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ किसी और की ज़िंदगी में कर सकता है, करता भी है। आज भी आप यदि गांव में जाएंगे इतने सारे, तो आज भी जब गांव में किसी घर में शादी होती है तो सारा गांव लगता है, खाना बनाता है। आज भी हर गांव से गद्दे आते हैं, तब बाराती और घराती सब सोते हैं, तो वो अभी है बरकरार। तो बस ये कॉन्सेप्ट जो है जॉय ऑफ गिविंग वीक के नाम से शुरू हुआ था। हम तो दान वर्ड पे उतना विश्वास नहीं रखते, बट फिर उसका डेमोक्रेटिकली उसका नाम चेंज हुआ, क्योंकि वो एक एक्सेप्टेड वर्ड था पूरे देश की डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आइडिया ये है कि जिसके पास जो है वो शेयर करे। आपके पास टाइम है, आप रीडिंग कर सकते हैं अच्छी, आप किसी जगह अच्छा टाइम निकाल के लोगों को कविताएं सुना सकते हैं और उनको खुशी दे सकते हैं, किसी के लिए किताब पढ़ सकते हैं, आप सामान है, पैसा है, जो जैसा कर सकता है करिए। और ये उस लेवल पे गया कि मतलब जो इनिशियल फेज का एक और रिमार्केबल स्टोरी था, जब चेन्नई के बहुत सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने रोज़ अपनी इनकम से वो कुछ पैसा निकालते थे और शाम को बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना के लोगों को खाना खिलाते थे। तो वह एक फेस्टिवल की तरह डेवलप हुआ है। जॉय एब्सोल्युटली। तो आजकल एक नया हैशटैग मार्केट में बड़ा चल रहा है, उसका नाम है हैशटैग गूंजिट। अच्छा ये कैसे हुआ, किसका आइडिया था ये तो कूल है, और तो कूल कुछ कूल है ना, बहुत कूल है। ये तो नए नए कीड़े आते रहने चाहिए लाइफ में, नहीं तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो
हमें लगा कि कुछ ये जो है मतलब ये रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि भाई गूंज तो कपड़े इकट्ठे करके बांट देता है। हम तो करते ही नहीं। हम तो हार्डकोर रूरल डेवलपमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम तो सड़कें बनाते हैं, तालाब खोदते हैं। हमने बार्टर इकॉनमी की बात की है कि भाई सामान भी एक इकॉनमी का हिस्सा हो सकता है और सामान और लेबर में एक्सचेंज हो सकता है, सामान और विजडम में एक्सचेंज हो सकता है। तो ये लार्जर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और सिर्फ इस बात तक नहीं है कि आप कलेक्ट कीजिए, रिसाइकिल कर दिए। दूसरा हम कहते हैं तो सर्कुलर इकॉनमी से भी एक लेवल ऊपर ही है ना, बिकॉज सर्कुलर इकॉनमी आपको ये कह रही है कि भाई आपको यदि ये यूज़ नहीं हो रहा, आप इसको प्रोडक्ट में बना दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाई पहले इसको जिंदा रहने दीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, है ना। तो इसको पहले ज़रा साल भर ये शहर की ज़िंदगी के मजे ले, जॉय, और फिर 2-4 साल अपना गाँव की ज़िंदगी के मजे ले, उसके बाद आप इसका कुछ करिएगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं, और हर एक चीज़ का जो भी हम कह रहे हैं उसका हमने 24-25 साल के अंदर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है और बल्क में दिया है, वॉल्यूम में दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये गूंजिट है, ये सिर्फ रिसाइकिल नहीं है, ये सिर्फ रीयूज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के गूंजिट निकला है। और बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि अब आने वाले समय में कभी ना कभी ये डिक्शनरी का हिस्सा बने, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक सोच है पूरी। मतलब गूंजिट सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये सोच है, ये पूरी एक आइडियोलॉजी है अपने आप में, और उस आइडियोलॉजी का एक प्रैक्टिकल सबूत है जो हमारे पास है। तो इसलिए ये हैशटैग चल रहा है और इंटरेस्टिंगली लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। तो क्योंकि जैसा कि शुरुआत में आपने कहा बैकग्राउंड मास कम्युनिकेशन का था, लेकिन जाने अनजाने जो आप काम कर रहे हैं ये भी मासेस से कम्युनिकेशन का ही एक वो है, एक तरीका हो गया। और जितने ज़्यादा लोगों से बेहतर कम्युनिकेट करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, जैसा 1000-1500 लोग जुड़ गए हैं। तो कभी ऐसा लगा कि जब शुरुआत में किसी ने कहा अरे यार मास कॉम की डिग्री तुमने ख़राब कर दी, और आपको अब लग रहा हो ख़राब कहाँ, ये तो फ़ायदेमंद हो गया, ये इतना बढ़िया बढ़िया बोलने को मिल रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। यार पढ़ाई और डिग्री कभी ख़राब नहीं जाती भाई। और मैं तो बहुत सारे लोगों को, मतलब क्योंकि मेरा यूथ के साथ बहुत काम है पर्सनल अलग, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई तुम माना गलती से या मजबूरी में या इच्छा से तुमने इंजीनियरिंग कर ली, बट तुम गिटार अच्छा बजाते हो, तो यार गिटार बजाओ ना, उसमें कुछ इंजीनियरिंग कर लो। हाँ, जिंदगी एक बार मिली है, और जब तुम गिटार बजाओगे तो जो तुम्हारी एजुकेशन है वो काम आएगी, हर हाल में काम आएगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें फुल टाइम ही बजाना है, बट उस इच्छा को अपने जिंदा रखो। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी जर्नी में जो भी हमने सीखा, जो भी हमने, क्योंकि हम मास कॉम शायद कर रहे थे या जर्नलिज्म का कीड़ा था, तो शायद इस वजह से हबीब से मुलाकात हो गई होगी। हाँ, वो नजरिया नजरिया था फोटोग्राफ। और हबीब पे तो बहुत सारे लोगों ने स्टोरी की है, और जो लोग जर्नलिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत स्टोरी की है। मुझे अभी तक याद है हबीब ने वही LNJP हॉस्पिटल के बाहर जहाँ वो रहते थे, एक फुटपाथ पर एक लोहे का बक्सा था उनके पास, काव्या, और वो बक्सा उन्होंने खोल के इतनी मोटी फाइल दिखाई थी मुझे, जो सिर्फ उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए थे। अच्छा, हिंदी इंग्लिश से लेके बड़े बड़े आर्टिकल्स उन पर इतने सारे लिखे गए थे। बट और शायद बहुत लोगों से उनकी बच्ची ने ये बात कही होगी, जो हमसे कही होगी, बट शायद हमारी कॉलिंग कुछ और थी, जिस तरह से आपने उसको रिसीव किया। तो हमारा शायद वो सिर्फ एक साप्ताहिक हिंदुस्तान के 2 पेज की बड़ी स्टोरी तक लाइफ सीमित नहीं रही, वो तो एक पार्ट हो गया, और उसका वो जो कपड़ा था वो शायद हमारा दर्शन बन गया। तो यही इसी को मैं कॉलिंग बोलता हूँ। आपको पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ से निकल के आती है। तो मासकॉम का रोल यदि होता तो उसमें वो आर्टिकल लिखने तक सीमित हो जाता, बट शायद कुछ और रहा होगा, न जाने कहाँ से आया होगा, क्या आया होगा। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, और आपसे बहुत बढ़िया बातचीत रही है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देखने सुनने वालों को, ओहो रेडियो के सुनने वाले और जो हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देख रहे हैं, आपको भी अच्छा लगा होगा। और आप भी सोचिए किस तरह से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसा कि अंशु सर ने कहा कि अपने लिए कीजिए, मज़ा आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो समाज के लिए हो जाएगा। अलग से कोट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, है ना। तो थैंक यू, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। Thank you very much and all the best. Thank you. And what a lovely job you guys do. मतलब जो आप कर रहे हैं वो रेडियो में, वो तो अब मैं तो देख रहा हूँ कुछ समय से, वो जिस तरीके से आप जितनी गहराई तक पहुँचे हैं, जितनी मस्ती से करते हैं इसको, और जितनी अलग अलग चीज़ें इसमें शामिल करते चले जा रहे हैं, वही जिंदगी है। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।